वेलकम बैक इन फोकस हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वैसे तो बहुत सारी शिकें हैं जिस पर बात की जा सकती है, लेकिन सियासत पर, जमहूरियत पर, इस निज़ाम पर जो असरात मुरतब होंगे अगर ये 27वीं आईनी तरमीम ठीक उसी तरह जिस तरह प्रपोज की गई है पास हो जाती है, ये हम आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। पहले आर्टिकल 243 की तरफ आते हैं, जिसके लिए हुकूमत ने कहा कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था ओहदे को और इसीलिए किया गया है। और शहबाज शरीफ साहब ने ये साफ कहा है कि नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का इत्तेमाद हासिल है, इत्तेहादी जमातियों का इत्तेहाद हासिल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो सिविलियन बालादस्ती का हम सुना करते थे, क्या उसको मलूज़ खातिर रखते हुए, उस दायरे में रहते हुए ये तरमीम की गई है, या आप जैसे मुख्तलिफ लोग जो एतराज़ात उठा रहे हैं, खुसूसन ऑपोजिशन, वो ये कहती है कि ये एक कंप्लीट सरेंडर है? असल में सरेंडर से ज़्यादा नादिया बदनीयती है, और ये पहली दफ़ा कोई हुकूमत नहीं कमिट कर रही। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। चलो एक लंबी हिस्ट्री को तो छोड़े, जो 70 साल 72 साल से हैं, जब से हमने एक इदारा तश्कील दिया था 7 जनवरी 1951 के बाद, तो 2 चीज़ें तय की थी कि उस इदारे का जो बंदा सरबराह बनेगा वो कोशिश करेगा कि वो ताहयात सरबराह रहे। अयूब खान की क्या ख्वाहिश थी? क्या वो छोड़ना चाहता था? वो जब आया था तो एक्सटेंशन के बाद फिर माशाअल्लाह लगाया, फिर उसका तो ख्याल था ताहयात रहने। जनरल जौहर साहब की भी यही ख्वाहिश थी, मुशर्रफ साहब की भी यही ख्वाहिश थी। वहां तो तकारीर किया करते थे परवेज इलाही साहब के, जी आप ये, उन्होंने कहा ये मेरी खाल है, मैं कैसे उतारूं वर्दी। लेकिन ये एक सबक साथ इसके मुंसलिक है, ये सारे लोग मिट्टी के साथ हुए हैं, जमीन के अंदर दफन है, उनके बगैर पाकिस्तान चल रहा है। चलो भले से जो नुकसान हुए नफे उसको लेता रखें, ठीक, लेकिन क्या वो रह सके? हर चीज की एक शेल्फ लाइफ है, हर पाकिस्तान के अंदर हर निजाम की एक एक्सपायरी डेट है। कैसे मान लूं कि नहीं आएगी? फिर उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त शेर है जो कि अमूमन हमारे बड़े बड़े जो है सियासतदान माशलाओं के खिलाफ जो है पढ़ा करते थे कि कोई महमल नशी क्यों शाद या नाशाद रहता है, गुब्बारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। क्या अयूब खान को मैंने उतारा था? नहीं, याह्या खान ने। ज़िया-उल हक साहब को हमने उतारा था, मुशर्रफ साहब को हमने उतारा था, सही, बाजवा को हमने घर भेजा है। पूरा निजाम, सिस्टम, जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने तौर पे एक अपनी गड़ाई लेता है, वो जितनी मर्जी कर ले ले। बात यह जी कि एक वक्त आता है कि आप, ये मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नई जादूगरी आएगी, लेकिन अफसोस ये है कि सिस्टम को पाकिस्तान के 1977 के आईन में जितनी तरामीम आई हैं चांदे को छोड़ के, सारी की सारी जो थी एक बोग तनाव बदनीति पे आई है। और भुट्टो साहब की 3री 4थी 5वीं कर लें, ज़िया-उल हक साहब की 8वीं तरमीम कर लें, ठीक, नवाज शरीफ साहब की 13वीं 14वीं कर लें, कोई भी कर ले, इसमें एक बंदे को बचाने के लिए, एक बंदे को मजबूत करने के लिए, एक बंदे को ताहयात इक़्तिदार में रखने के लिए सारी तरामीम लाई गई हैं। अच्छा, तो और उन्हीं तरामीम के जो लाई गई, उन्हीं की तलवार के नीचे इन सारों की गर्दनें कटी हैं। तो लेकिन ये जो कोई एक बता दे कि भुट्टो साहब को फांसी उसी तरामीम की वजह से हुई जो 3री 4थी 5वीं ले गए थे अदलिया को पास करने वाली। अब लेकिन आपने जिन सियासतदानों का जिक्र किया या सियासी जमातों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो बड़ी खुश है। खुसूसन अगर आप पीपल्स पार्टी का जिक्र करें तो वो कहती है कि हमने 18वीं तरमीम को बचा लिया, जो कि फिर भी अनफिनिश्ड एजेंडा लगता है। हो सकता है 28वीं तरमीम भी आ जाए इसके बाद। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी से क्या हासिल कर रही है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही छोटे गेन्स के लिए सियासी जमातें बड़ी चीज़ों के ऊपर इक्तफा कर जाती हैं। नियाजी साहब देखिए क्या जो है खुशी मना रही है। जुनेजो साहब ने भी इसी तरह खुशी के शादियाने मनाए थे और बताया था कि 8वीं तरमीम में मार्शल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो तरमीम किसके खिलाफ चली? मेरा जो बाद में करने की कोशिश करूँ ये कि वो तरमीम की जद में यही लोग आए जो लेके आए। भुट्टो साहब इसी की जद में आए। भुट्टो 8वीं तरमीम की जो पहली कैजुअलिटी थी वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे। उसके बाद डेफिनेटली बेनजीर भी बनी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब इसी जद में आए। लेकिन पहली जद की जो तरमीम लाए थे, ये लाते ऐसी हैं, ये तो मैं हैरान होता हूँ कि जिस तरीके से उसके जो है औसाफ हमीदा बता रहे होते हैं तरमीम के, जिस तरीके से उनके वो
فضائل بتا رہے ہوتے ہیں ترامیم کے حکومتی جو وزراء ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ بالکل اپنا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے ساتھ کیا کرا بیٹھے ہیں. یہ ساری طرح یہ میری پتہ ہم تو ہوتے ہی نہیں ہوتے 2 4 5 7 بات دیکھیں گے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس کی ذات میں نہ آئے. پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی ترامیم کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے. کیا یہ عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ پنجاب کا 13 مئی کو الیکشن کرانا ہے تو کرا لیا تھا. صحیح. نومبر 2024 میں 11 ممبر بینچ نے ساری مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف کو دے دی تھی, جو آج پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے پاس ہے, جس کی بنا پہ وہ ان کی 2/3 میجارٹی ہے. تو کیا مجھے بتا دیں کہ وہ نشستیں کیا تحریک انصاف کو مل گئی تھی؟ کیا وہاں کوئی 26ویں ترمیم بیٹھی تھی؟ صحیح. تو یہ تو ان کو ویسے اویلیبل تھا ساری فیسلٹی. اپنے آپ کو خام دیکھیں مسلم نون کے کو پتہ ہے کہ ان کا اقتدار جو ہے اب ان کا سورج جو ہے طلوع نہیں ہوگا. اب وہ اس کا غروب ہی ہے ان کی سیاست, کیونکہ یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو انہوں نے آج تک بیچاروں نے کیے. خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی قیمت ادا کی, آج تک یہ رٹ لگائی ہوئی ہے. لیکن مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے اس نے پاکستان کو, ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے اور لانگ رن پہ ریاست کا باجا بجانا ہے بس. اچھا تو پھر نیازی صاحب کوئی عقل والا آدمی جس کو ملک سے محبت ہے, وہ صرف مفادات والا بندہ جس کے بیسٹ انٹرسٹ ہے, جن کا ذاتی ایجنڈا ہے, ان کو یہ ترامیم کو لگا کھا سکتی ہیں. باقی یہ ترامیم کسی کے بارے نہیں ہے. ملک کا جو سوچے گا وہ ان ترامیم کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکے گا کہ یار میں کیا ضرورت ہے. آپ اٹھا کے آپ نے دیے کی انسٹیٹیوشن برباد کر دی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.